राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना। हाँ बेटा, पीपुल पे कनेक्ट करके देख लिया करो ना। कुछ लिखवाया था क्या? कुछ भी नहीं लिखवाया। है विवा? चलो तो भाई, सुनो ध्यान से। ड्राग नोटेशन पढ़ा रहे थे, है ना, हल्का हल्का सा। सुनना ध्यान से। ये टॉपिक चल रहा था अपना क्वांटम स्टेट, क्वांटम अवस्था के नाम से टॉपिक पढ़ रहे थे अपन। तो आपने बताया था क्वांटम स्टेट क्या होती है, क्या होती है विवा? क्या होती है? जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन देती है। अरे हमने यही तो पढ़ा था, जो पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देती है, इस प्रकार के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टेट। और इसे हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, यही पढ़ा था ना अपन ने। शानदार नोट्स बनवाऊंगा, कोई भी लिखेगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा, समझा गया ना? अल्टीमेट खतरनाक नोट्स बनवाएंगे यहीं पे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बोलूं तब लिखना। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे हैं। फिर आपने बोला था सर क्वांटम स्टेट है ना, इनको लिखने का जो मेथड दिया था वो एक साइंटिस्ट है जिसने दिया था। ड्राग साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? तो बेटा इसे अपन बोलते हैं ड्राग नोटेशन। क्या बोलते हैं? ड्राग नोटेशन। और ड्राग साइंटिस्ट ने जो नोटेशन दिया था, उसने क्या कहा था कि इनको अपन बेटा इससे व्यक्त करते हैं, और ये क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से हमारे दो शब्द क्लियर हो जाते हैं यहां पे। तो ब्रैकेट में अपन सी को रिमूव करते हैं ऐसे, यही तो कहानी है। तो ये तो ब्रा शब्द और ये कैट शब्द, तो हमारे पास दो वेक्टर आ जाते हैं। एक तो कैट वेक्टर, कैसे लिखेंगे कैट स्टेट को बताना? एसआई लिखना है। और ब्रा वेक्टर कैसे लिखेंगे? यहां तक आपको पढ़ा दिया था। इसे क्या रीड करोगे? ब्रासाई। इसे कैटसाई। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान सुनना। इसके बाद आपको पढ़ाया था, इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ाए थे, कुछ तथ्य पढ़ाए थे इसके फैक्ट्स। जैसे आपको बताया था कि आपके पास कैट वेक्टर है, क्या है हमारे का पास, और ब्रा कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको कैलकुलेट, वेरी गुड, ये ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करना है, ब्रा साई। और तुम्हें क्या दे रखा है? कैट साई दे रखा है। क्या करोगे? इसको क्या बोलते हैं? डेगर। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या पढ़ोगे? कैट साई। और उसका क्या ले लिया? डेगर। खुशी नहीं आ रहा समझ में कुछ भी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास नहीं ली। अब बता कैसे समझ में आए? ये सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है हमने, टेंशन मत कर। हाँ भाई, ये ब्रासाई है। क्या है ये? अच्छा, आपको कैटसाई दे रखा है, ब्रासाई निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सर उसका हम डेगर लेंगे। ये डेगर क्या होता है? ये डेगर क्या होता है? नहीं लिया हमने लास्ट क्लास। ये डेगर क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल। अब आएगा कुछ ही समझ में, देख ले बेटी, ध्यान से देख। जैसे तुम्हें गुड़िया कैट साई दे रखा है, ये दे रखा है, और आपको कैलकुलेट करना है ब्रासाई। क्या कैलकुलेट करना है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला बताओ पहले तो। सर ब्रासाई कैलकुलेट करना है, तो जो कैट साई है अभी ऊपर लिख रखा है ना, उसका क्या ले दो? डेगर।
तो CNN बेटा डेगर का मतलब प्लस को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं हम, समझ में आ गया। अच्छा अब देख कैसे लेते हैं। डेगर क्या होता है सर, इसका स्टार का मतलब कंजुगेट बोल सकते हो आप, सी लिखूं या स्टार लगा दूं। अच्छा और इसका टी का मतलब ट्रांसपोज, टी का मतलब ट्रांसपोज। कैट साई कहाँ है, ये रहा। इसका कंजुगेट लो, कंजुगेट स्टार संयुग्मी, 11वीं क्लास पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5वीं प्रश्नावली पढ़ी। कैसे लेते हैं इधर देखो, पी का स्टार आयोटा है वहां पे अपन क्या लिखते हैं माइनस आयोटा, क्यू का स्टार। और सर आपने यहाँ पे पी को पी क्यों नहीं लिखा, पी में आयोटा कहां लग रहा है, हो सकता है पी का मान 2+3 आयोटा हो। अरे पी का मान क्या हो, तो यदि स्टार लेंगे तो 2 - 3 आयोटा बन जाएगा, हो सकता है पी का मान 2 हो, 2 हो, तो पी स्टार लेंगे तो 2 ही रहेगा, समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा है। अब इसका क्या लोगे, ट्रांसपोज। क्या आ गया बताना, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो कॉलम वेक्टर है उसे कन्वर्ट कर देते हैं रो में। अब तो समझ में आने लग गया। बताओ क्लियर है या नहीं। तो यदि तुम्हारे पास कैट वेक्टर है तो उससे क्या निकाल सकते हो तुम, ब्रा वेक्टर। क्या निकाल सकते हो, ब्रा वेक्टर। आ जाओ अपने टॉपिक पे। और ब्रा वेक्टर है तो क्या निकाल सकते हो, कैसे, उसका डिगर ले लो। अरे बात नहीं आई समझ में, क्या ले लो, उसका डिगर ले लो। चलो अपने टॉपिक पे नेक्स्ट पॉइंट पहुंचते हैं। एक पॉइंट समझना जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान से। बेटा यहां पे आपके पास कैट वेक्टर है, ब्रा वेक्टर है, इनका गुणनफल परिभाषित होता है, इनका प्रोडक्ट डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है, जैसे तुमने जब हम 10th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, तो वहां गुरुजी ने वेक्टर पढ़ाए, पढ़ाए ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उनके मल्टीप्लाई भी पढ़ाए थे, प्रोडक्ट करना। फिर आपसे बोला था कि वेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और, पढ़ाया है ये, डॉट और क्रॉस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, ऐसे पढ़े हैं तुमने। अच्छा ऐसे ही यहां पे जो क्वांटम स्टेट पढ़ रहे हैं अपन, जो ड्राग नोटेशन पढ़ रहे हैं अपन, इनके बेटा प्रोडक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक इनर प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट, इनर, कौन सा प्रोडक्ट बेटा, इनर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इनर का दूसरा नाम क्या है, इनर प्रोडक्ट, INNER, इनर प्रोडक्ट, हिंदी में आंतर गुणनफल, आंतर गुणनफल, और इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्रोडक्ट, समझ में आ गया। इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आउटर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, उसे हिंदी में बाह्य गुणनफल कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो डार्क नोटेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें बेटा जो वेक्टर हैं उनके प्रोडक्ट हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। इनर और इनर का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है, क्या नाम है सर, करते कैसे, इनर प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, इधर देखो। इनर प्रोडक्ट आपको करना है, ऐसे डिफाइन करेंगे अपन इनर प्रोडक्ट को। ब्राइस्टेट लिखना जानते हो, कैट स्टेट लिखना जानते हो, क्या लिखा ये, अच्छा ये क्या लिखा, ये कहलाता है इनर प्रोडक्ट। पढ़ना क्या लिख रहा है, पढ़ना इनटू कैट साई। बेटा ब्रश आई को कैसे लिखते हो नोटेशन में बताना, सही है। और फिर क्या लिखते हो, कैट साई, कैट साई कैसे लिखेंगे, ये साई लिखा, बात नहीं आई समझ में। ये क्या है पढ़ना, ये क्या है, कई ऐसे नहीं गुरुजी हम तो ऐसा लिखेंगे, बात एक ही है वो। पढ़ना ब्रश आई, कैट साई, दोनों गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना समझ में आया नहीं आया, और आउटर प्रोडक्ट करना है तो आउटर कैसे करेंगे,
कैसे करोगे आउटर प्रोडक्ट? यहां क्या लिख रहा है पढ़ना, प्लस आई इनटू ये क्या लिखा मैंने पढ़ना, अब क्या लिख रहा हूं, सही है। अच्छा कैट साई कैसे लिखते हैं और ब्रा साई कैसे लिखते हैं, बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में? ये कौन सा प्रोडक्ट है, आउटर, ये कौन सा है, बताओ समझ में आया नहीं आया? इनर प्रोडक्ट लिखना समझ में आ गया, ब्रा इनटू कैट, इनर प्रोडक्ट कैट इनटू ब्रा, आउटर प्रोडक्ट। अब इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा? अरे क्लियर? बेटा तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी तो वहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी गुरुजी ने, तुम्हारे याद तो है नहीं? प्रसामान्यीकृत गुणधर्म पढ़ाया था तुम्हें, याद है क्या? पार्टीशन फंक्शन नाम टॉपिक पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ के आए हो? कोई बात नहीं, एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, क्या बोलते हैं? प्रसामान्यीकृत गुणधर्म बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? इनर प्रोडक्ट आप कैसे कर रहे थे बताना, ब्रा इनटू कैट, यदि इसका मान कितना है 1, तो इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई साहब? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और गुरुजी ये मान 0 है तो इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दो कंडीशन समझ में आई, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल। हिंदी में नॉर्मलाइजेशन को बोलते हैं प्रसामान्यीकृत गुणधर्म और ऑर्थोगोनल को बोलते हैं लांबिकता गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? बेटा ध्यान से पढ़ लो, आगे चल के काम आएंगे, सब डिक्शनरी है। और सबसे टफेस्ट टॉपिक भी यही है क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रेजेंट कंडीशन में चल रहा है। ये नई चीज है, तुमने आज तक नहीं पढ़ी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं नहीं पढ़ी है। और पर ये कि इंटरेस्टिंग है, यदि तुम पढ़ेंगे ना न्यूमेरिकल लाइन लगा सॉल्व करोगे, बस तुम देखते चलो। हाँ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? ये ऐसे परीक्षा हो रहा है, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे साथ ऐसे परीक्षा हो रहा है, प्रेजेंट कंडीशन भाई साहब ध्यान से देना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये ऐसे परीक्षा हो रहा है इस प्रकार। कैसे नया, जैसे जब लड़की की शादी होती है ना, शादी होती है तो वो ससुराल पहुंच गई लड़की, फिर उसको समझाते हैं ये तेरी छोटी ननद है, ये तेरी बड़ी ननद है, समझाते हैं ना ऐसे, ये छोटी सासू माँ है, ऐसे समझाते हैं ना। तो ऐसे इंट्रोडक्शन चल रहा है कि आपको ये सब दिखाई देंगे वहां पे नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1, समझ में आ गया? और यदि इनर प्रोडक्ट का मान 0 है तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल। क्या है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन कैसे लिखेंगे, एक मिनट देखो, ये सब लिखवाऊंगा अभी, देखते रहो आप। ऑर्थोगोनल देखो, जैसे आप यहां पे डिफाइन करना चाहते हो, मान लो ये आई है और ये क्या है, जे, तो यहां पे ये 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू क्या हो, जे। और यदि ये 0 कब होगा, अब तुम बताएंगे? नहीं आया अरे समझ में, समझ में नहीं आ रहा। आई इक्वल टू जे 1, तो इसे बोलेंगे इनर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? अच्छा ये कोई फंक्शन है, जैसे तुम लिखते हो कोई फंक्शन नहीं लिखते क्या, साई आई और ये साई जे, कोई फंक्शन, ये पदांक लगा रखा है, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, पढ़ाया है ये आपको। हाँ आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये 0। और सर दोनों कंडीशन को हम एक साथ लिखना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी कंडीशन है पढ़ना, और ये दोनों को एक साथ लिखें तो उसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल। क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मल। अब हर चीज की हिंदी करने की मत सोचा करो, हो तो जाएगी लेकिन गंदा सा नाम निकल के आएगा, इसलिए इसी को याद कर लो, ज्यादा बढ़िया है। जैसे ट्रेन की हिंदी करो, ट्रेन, ट्रेन तो सब रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी हिंदी का शब्द नहीं है ये, हाँ लोहपथगामी, ऐसे गंदे गंदे शब्द निकल के आएंगे, इसलिए आप है ना यही याद कर लो, बढ़िया रहेगा। ऑर्थो नॉर्मली बढ़िया है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यदि कंबाइंड लिखना है तो, हमें वैसे पढ़ा रखे हैं टॉपिक, क्रोने का डेल्टा पढ़ाया है क्या? ऐसे लिखेंगे देख, फिर इसके दो मान होंगे, एक 1, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एफ
आई इज इक्वल टू जे, देन कितना होगा, इफ आई नॉट इक्वल टू, देन कितना होगा। या ऐसा काम तुम्हारे याद हो तो एक टॉपिक पढ़ा था तुमने, क्रोनेकर डेल्टा, याद आ रहा है कि इसके दो ही मान होते थे, मैथमेटिकल फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1, नहीं पढ़ा। और अब भाई दूर दूर तक संबंध नहीं है, वहां ड्राग डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा, ये सब पढ़े हैं तुमने। तुम एक मिनट ये देखो, मैंने इन दोनों को कंबाइंड करके ही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये नॉर्मलाइजेशन, ये ऑर्थोगोनल और इसे ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल। बताओ समझ में आया नहीं आया। फिर ये क्या काम आएंगे, ये ऐसे काम आएंगे, सुनो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल कराएंगे तुम्हें, ऐसे आता है एग्जाम में आता है। ऐसे आता है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। ए दिख रहा है तुम्हें, ए, ये ए दिख रहा है। ए का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, ए का मान, फॉर फॉलोइंग वेक्टर। आपको नीचे कोई वेक्टर दे रखा है, ये कैट वेक्टर दे रखा है क्या, अरे नीचे कैट वेक्टर दे रखा है क्या, इस कैट वेक्टर के लिए किसका मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे न्यूमेरिकल आता है। आपको नीचे एक वेक्टर दे रखा है और उसके लिए किसका मान ज्ञात करना है, ए का। एकदम सरल कहानी, यहां से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ रखी है, पहले ये देख लो, है क्या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। इधर देखो, 1 मिनट में हो गया। ये स्टार्ट सॉल्यूशन, अब न्यूमेरिकल आ गया ब्लॉक नोटेशन का, ऐसे कहते हैं, देखना, फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। प्रसामान्यीकृत गुणधर्म से क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ब्रा इनटू इक्वल टू, इक्वेशन मैंने क्या दे दिया इसको, बताओ ये जानते हो नहीं जानते। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी है, ये कौन सा वेक्टर है, ब्रा वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, आपको क्या दे रखा है, कैट वेक्टर, क्या दे रखा है, तो ब्रा वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, चलो ब्रा वेक्टर निकालते हैं। सेकंड पॉइंट, ब्रा वेक्टर कैसे निकालते हैं, बताओ, ब्रा वेक्टर निकालना है। सर कैट वेक्टर है ना, कैट वेक्टर, उसका क्या ले लो, डेगर ले लो कैट वेक्टर का। बेटा डेगर का मतलब क्या होता है, ये आप समझाएंगे। सर डेगर का मतलब होता है, वेरी गुड सर, इसका कॉन्जुगेट या तो सी लिख दो, और सी नहीं लिखना चाहते तो क्या लगा दो ऊपर, स्टार, कॉन्जुगेट के लिए। और क्या, T4 ट्रांसपोज। हाँ भाई, आपके पास कैट वेक्टर है क्या, ये वाला वेक्टर कैट है क्या, क्या है विवाह, बोल ही नहीं रही, ये क्या, अच्छा ये मान मैं यहां पे रखूं क्या, यहां पे रख दे, तो क्या लिखूं, ए का स्टार आगे, अच्छा बी स्टार आगे, सी स्टार, और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ये लिख दिया मैंने T4 ट्रांसपोज, समझ में आ गया, ट्रांसपोज लेते हैं। अब तुम कहो सर ए स्टार पे ट्रांसपोज क्यों नहीं लगाया, ये क्या अरेंजमेंट है, वो मैट्रिक्स रूप में है, नहीं है, तो वहां पे अपन ट्रांसपोज लगाना मीनिंगलेस है। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे ट्रांसपोज लगाया, जब मैट्रिक्स अरेंजमेंट नहीं है तो ट्रांसपोज लगा क्या करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को, और यहाँ पे रो और कॉलम का अरेंजमेंट ही नहीं है। एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसे हो गया, हम किसी प्रोग्राम में गए, मम्मी ने मना कर दिया गुलाब जामुन नहीं खाने, और प्रोग्राम में देखा गुलाब जामुन ही नहीं है, तो मम्मी की बात कैसी है, मीनिंग लेस। अरे कोई अर्थ निकल रहा है क्या, जो आपको बात नोटिस लगाई है मीनिंगलेस है ना, वही कहानी यहाँ पे। आ जाओ टॉपिक पे।
हाँ, ए स्टार, नेहा का ध्यान नहीं है भाई हमारी बिटिया का। नेहा ट्रांसपोज कैसे लेंगे ये बता भाई। ये यार हमारी बिटिया सही किया है कि चेक कर लो, एकदम सही है। अच्छा बेटा एक मिनट, ये कौन सा वेक्टर पढ़ लेना, ब्रा वेक्टर। अच्छा, और ये कौन सा वेक्टर है, कैट। और समीकरण एक देखना, ये ब्रा इनटू कैट, नहीं आया है समझ में। ये ब्रा और ये दोनों के मान रख दो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। चलो इक्वेशन फर्स्ट में मान रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में मान रख रहे हैं। वो कह रहा है ब्रा वेक्टर, हमने कहा ये रहा ब्रा वेक्टर, तो ये लिखा ब्रा वेक्टर। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इनटू कैट, ये इनटू और कैट, कैट का मतलब समीकरण एक यही तो कह रहा है, ब्रा वेक्टर इनटू बराबर। अब तुम्हें गुणा करना आता है नहीं आता, आता है। तो तुमने ऐसे पढ़े हैं कि देखना एक बार बोर्ड पे, 11वीं क्लास याद करना, ऐसे z बराबर ऐसे लिखा होता था वहां पे x प्लस आयोटा वाई है, याद आ रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट, ये आयोटा का कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट, ऐसे कुछ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, पढ़ रखा है। फिर जैसे z इंटू जेड स्टार करते हैं, मतलब ये z और इसका कॉन्जुगेट, तो गुरुजी ऐसे लिखाते थे मोड ऑफ z का स्क्वायर। ऐसे कुछ पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े नहीं पढ़े, यदि नहीं पढ़े तो फाइनल ईयर वाले चिंता न करें, नहीं पढ़े तो चिंता नहीं करें। क्यों, तुम्हारे एक किताब है मैथ में इस बार जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, मतलब आयोटा की पूरी किताब है मैथ में इस बार। जैसे तुमने वहां पे रियल एनालिसिस नहीं पढ़ी क्या सेकंड ईयर में, ऐसे फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से किताब है, आयोटा की एक किताब है कंप्लीट मैथमेटिक्स में, पूरी किताब पढ़ोगे तो वहां पे गुरुजी पूरी कहानी पढ़ाएंगे। समझ में आ गया, टेंशन फ्री रहो। तुम तो इतना समझ लो जैसे ये कोई, यहाँ पे इधर देखना रे, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका कंजुगेट है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसको विस्तार से पढ़ाएंगे मैथ वाले गुरुजी, टाइम खराब होगा नहीं, अपन भी पढ़ा दे, अपने कोर्स में भी है तो सब चीजें। अरे तो अब ए स्टार इंटू ए, पहले ऐसे लिख दूं इनका समझ में आ जाए तो ये ला। हाँ भाई, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूं, तुम मैट्रिक्स का गुणा करना जानते हो, इसका गुणा इससे ऐसे, फिर प्लस आता है, फिर इसका गुणा इससे, अरे इतना तो जानते होंगे शायद, इक्वल टू, अच्छा क्या लिख सकता हूं इसको, ऐसे चलेगा, चलेगा क्या, मेरी भाषा समझ में आती है। तो भैया ऐसे अपन ने छोटी क्लास में ऐसे नहीं पढ़ा था, तुम भूल गए, ये ए का मान चाहिए तुम्हें, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, हाँ डिवाइड में चले जाता है, तुम तो होशियार हो गए, लिख सकते हैं ऐसे, सही है क्या। हमें चाहिए सर वैल्यू ए का, किसकी वैल्यू चाहिए, मोड ऑफ ए लिख दो या ए लिख दो, ए का मान चाहिए, तो क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें क्या, किसका मान आ गया ये, बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, कैलकुलेट करना समझ में आया नहीं आया, ये देखो एक बार समझो इसको पूरे को, ये न्यूमेरिकल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करवाया है ये मैंने, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करो, ये ए क्या है कांस्टेंट, ए नियतांक का मान ज्ञात करो फॉर फॉलोइंग के लिए वेक्टर, ये वेक्टर आपको दे रखा है, इस वेक्टर के लिए अपन को ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या दे रखा है कैट वेक्टर, ठीक है। हम जानते हैं सर इनर प्रोडक्ट का मान क्या होता है 1, तो ये हमने लिखा कि वी नो दैट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी, जानते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी, ये हम जानते हैं। ये आपको कैट दे रखा है तो आपको क्या चाहिए ब्रा,
तो ये हमने प्रॉपर्टी ब्रा के लिए पढ़ रखी है। ब्रा वेक्टर क्या होता है? कैट वेक्टर का ट्रांसपोज। ब्रा वेक्टर क्या होता है? कैट वेक्टर का। अच्छा, तो ये हमने ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज बोल दो या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ, डेगर होता है, सॉरी। हाँ, इसके बाद हमने ये कैट वेक्टर लिखा, कैट वेक्टर का कॉन्जुगेट निकाला और उसका क्या निकाल दिया? ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया? ब्रा वेक्टर। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट में ब्रा इनटू कैट, यही तो इनर प्रोडक्ट है, बराबर 1 कर दें तो नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ए स्टार इंटू ए, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स लॉ से। इसके बाद में अपन को ये कैलकुलेट करना है, इसका डिवाइड कर दिया, और ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट, आ गया मान। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में एक बात बताओ मुझे, पढ़े लिखे हो तुम, जैसे जेड मान लो 2+3 आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या क्या है? 2+3 आयोटा, और तुमसे कहें कि आप मोड जेड कैलकुलेट करो, कैसे करते हो? सर सीधा सा तरीका है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, ऐसे ही है ना? तो रियल पार्ट मतलब 2 का स्क्वायर, और आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? जोड़ भाग गुणा भाग करके 4 और 9, रूट कितना आ गया? ये सही है? नहीं आ रहा समझ में? ये सही है कंफर्म? और देख लो। अच्छा, जेड इज इक्वल टू यदि 2 है तो इसका मोड जेड कितना होगा? यही मिस्टेक करते हो, 2 ही होगा। लगा लो तुम्हारा नियम, ये लगाओ। क्या पढ़ा रहे हैं थर्ड ईयर में, वाह। 2 ही तो आएगा। और यदि जेड का मान 3 आयोटा है तो मोड जेड का मान 3 आएगा। अरे क्या आएगा? 3 आएगा, बिल्कुल सही है। और यदि, एक मिनट एक मिनट, ए भाई, जेड ई की पावर आयोटा थीटा, आयलर थ्योरम पढ़ रखी है, क्या लिखते हो तुम इसको? अरे बताओ, आयलर प्रमेय तुमने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, ये बताओ पहले तो। ये आयलर फॉर्म पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी? पढ़ रखी है। तो जेड बराबर क्या लिखते हो? कॉस थीटा प्लस आयोटा, कंफर्म? कॉस थीटा प्लस आयोटा। अच्छा, मोड जेड निकालना है, क्या करोगे? कॉस स्क्वायर प्लस, हाँ, 27/3, क्लियर? मैं ये थीटा/2 कर देता मान लो, कोई फर्क पड़ता? फिर क्या आता? तो भी बनी आता। क्यों? कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस, तब भी वन होना है। नहीं आया समझ? और मैं 2 थीटा कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है एंगल से? कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो भी क्या होना है? वन होना। अरे नहीं आ रही बात समझ में? तो कई बार ऐसे मूर्ख बनाता है वो। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल ई की पावर का मोड लेना हो ना, तो ये क्या आएगा? माइंड में सेट कर लो। क्यों आएगा? क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा, यदि आपको लिखना है कॉस प्लस साइन लिखोगे और उसका मोड लोगे तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की सब समीका बनेगी, मतलब मान कितना होना है? 1। अरे क्लियर है या नहीं? काम आएंगे आगे, इसलिए कह रहा हूं। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब सोच समझ के बोलना। अब तुमसे सॉल्व कराता हूं, आईआईटी जेएम लेवल पे क्वेश्चन कैसे आता है। आईआईटी जेएम नाम सुना है? तो आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है। अल्फा का मान बताओ।
इसका मान बताओ। अभी आपने फार्मूला कैलकुलेट किया था, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो वेरी गुड। क्या निकाला था याद है? यही आएगा, मतलब ए के मोड का स्क्वायर, बी के और सी के, इसका इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको, अब इनके मोड निकालना आता है आपको, अभी समझाया था ना मोड निकालना। इसका मोड निकाल लेंगे, इसका मोड, इसका मोड क्या आएगा? दो, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बी का मोड, इसका मोड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? 9 प्लस 1 रूट 10। अरे आएगा नहीं आएगा? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। -4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर करो, रूट, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा? ये मान होगा अल्फा का। टीजीएम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आईआईटी जेएम में क्वेश्चन आते हैं। और इसको बीएससी का क्वेश्चन बनाना है, किसका बनाना है? 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करो। कैसे? ये क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है तुम्हें? कैट वेक्टर, पहले क्या निकालो? ब्रा वेक्टर, फिर ब्रा इनटू क्या करो? कैट करो, सॉल्व करो जैसे पहले वाला सॉल्व किया था, कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। कौन सा बन गया? बीएससी का। मेरी बात नहीं आई समझ में? और डायरेक्ट फार्मूले लगा के सॉल्व करें तो वो किसका बन जाता है? जेम लेवल का। और ट्रिक से क्वेश्चन, ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक लेवल, फार्मूला जो निकाल लिया। क्लियर? अच्छा, एक रफली सॉल्व करने क्वेश्चन देता हूँ, रफली रफली सॉल्व करना, कंप्लीट कंप्लीट फुल मेथड से। फुल मेथड से ब्रैकेट निकाल के जैसे अपन ने उसको सॉल्व किया था। एन का मान याद करो, मेथड से कंप्लीट बीएससी की तरह। एन की वैल्यू कैलकुलेट करो। फुल मेथड का मतलब यह है कि आपको नॉर्मलाइजेशन लगाना समझ में आना चाहिए, और हिंट चाहिए तो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये लो, हिंट देखना चाहो तो यहां से।
हाँ बोलो सर। पहले तो लिखा गलत है। कैट इंटू ब्रा नहीं है, ब्रा इंटू कैट है, देख ये ब्रा इंटू कैट है ना। तो ये कौन सा वेक्टर है। औ- और है ना इम्प्लाइज नहीं लगाते, इक्वल लगाते हैं ऐसे, है ना। यहाँ लगाते हैं इम्प्लाइज, यहाँ तो इक्वल लगाते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर है, बड़ा वेक्टर। तो पहले ये वाली टर्म फिर ये वाली टर्म ऐसे। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। हाँ जैसे ए इंटू ए स्टार कर रखा है ऐसे लिख लो। वहां पे क्या है, ए का मान कितना है वहां पे। ए का मान 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट में, और फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करके -2 आयोटा +3, फिर दोनों का गुणा कर दो। और आयोटा का मान कितना होता है, √-1 होता है, पता है ना। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा। आयोटा का मान √-1 होता है। एकदम सही कर रही है हमारी गुड़िया, ये ब्रा हो गया, ये कैट हो गया। एकदम सही है, ब्रा इंटू कैट, एकदम सही। 3 - 2 आयोटा, ये प्लस हो जाएगा ऐसे, एकदम सही है। अब इसके मोड का स्क्वायर, स्क्वायर इसका नहीं। अब आपने लिखा है 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर नहीं, इसके मोड का स्क्वायर करो। हाँ सर। अब मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो ये ए मान ले और ये ए स्टार मान ले। तो जैसे -2 आयोटा +3, और वो क्या लिख रहा है 3, ठीक है, प्लस फिर ये वाली टर्म -1, फिर ऐसे थर्ड टर्म लिख लेंगे। अच्छा ये दोनों लिख रहे हैं, इसको ए स्टार मान ले, इसको ए मान ले। तो कैसे लिखते हैं, मोड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इनमें से कोई सा एक लिख ले। तो हमने लिख लिया -2 आयोटा +3, इसके मोड का स्क्वायर, ऐसे -1 के मोड का स्क्वायर, ऐसे नेक्स्ट टर्म के मोड का स्क्वायर। अब ये मान ले जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जेड के मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, x² + y², और इसका स्क्वायर निकालना है, रूट हट जाएगा। मेरी बात नहीं आई समझ में, ठीक है। तो इसको देखे 4, और इसका 9, आ गया ना। 4 + 9 ऐसे 1, 4 + 9 ऐसे 1, आगे चेक कर लेंगे, सब समझ में आ गया ना। कितना आ रहा है, 13 और एक 14, और वो क्या है, √28 आ रहा होगा शायद। 9 + 4 + 1 + 4 + 9, 28, √28 आ रहा होगा। 9 और 4 13 और एक 14, हाँ √27 आएगा, 1/√27 आएगा। यही आ रहा होगा 1/√27। और मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस, टेंशन मत करो। तो ये सब नोट करवाने हैं, तो नोट्स बनवाना है, कल से स्टार्ट करेंगे या आज से करें। तो कल से कर देते हैं नोट्स बनवाना स्टार्ट। तो एक काम करो, अब आयोडिविटी सुन, एक काम करो, मेन कॉपी ले आओ कल से। तो कल से लिखवाना प्रारंभ करेंगे, मेन कॉपी ले आना, ठीक है। रब बंद करो, कल से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। रब का काम बंद, कल से नोट्स शानदार तरीके से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है ना। चलो। हाँ क्या।